संविधान क्या है। जैसे हम तो सबसे सुनते हैं, हम लोग सबसे बात भी करते हैं कि हमको संविधान पढ़ना है या संविधान जानना है या संविधान कब बना या संविधान क्या चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सुनते हैं। लेकिन वास्तव में संविधान किसको कहते हैं, अगर इसको हम अलग अलग डिफाइन करें, इसका मतलब होता है संयुक्त होकर विधान करना। क्या होता है? संयुक्त होकर विधायन करना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक साथ मिलके और ऐसी चीजों का, ऐसे नियम कानूनों का निर्माण करें जिससे कि विधि बनाया जा सके। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे संविधान में 22 भाग हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कहीं भी पढ़ते क्या है, संविधान में 22 भाग है। इस 22 भाग के बारे में पहले जाने कि 22 भाग में किस तरीके से हमको जानना, किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, वो सारी चीजें आप ध्यान दीजिए। 22 भागों में अगर आप इंट्रोडक्शन मतलब उद्देशिका या प्रस्तावना या अगर इसकी बात करें, पहले ये 22 भाग से अलग है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये है क्या? ये पूरे संविधान का सार है। मुख्य रूप से संविधान क्या है उसका पूरा इंट्रोडक्शन है। संविधान के बारे में पूरी चीजें आपको यहाँ से मिल जाती है। अगर आगे हम बात करें तो आपको ये पता होगा कि एक संशोधन हुआ था 42वां संशोधन हुआ था उद्देशिका में, जिसमें शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पे हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि इस शब्द पे लेके बहुत चर्चा हुई बाद में कि क्या ये शब्द जब उद्देशिका में नहीं था तो भारत पंथ निरपेक्ष नहीं था। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य यहाँ क्या था? धर्म निरपेक्ष। और धर्म के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हमारे मौलिक अधिकार को बताया गया है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। 25 से 28 के बीच यह बताया गया कि आप जिस धर्म में आस्था रखते हो, जिस धर्म को मानना चाहते हो, जिस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हो, वो सब कर सकते हो। और इसी को अगर आप डिफाइन करते हो तो इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। अर्थात किसी भी व्यक्ति को जो चाहे जिस जाति में, जिस धर्म में जन्म लिया हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस धर्म में आता है। जन्म से उसको रोका नहीं जा सकता कि हिंदू में जन्म लिया इस्लाम को नहीं मान सकता, या इस्लाम में जन्म लिया तो जैन को नहीं मान सकता, वो कोई भी मान सकता है। तो पंथ निरपेक्ष को यहाँ रखने का सिर्फ एक कारण था, जैसे हमने कहा तो देश का संविधान का सार था। अब अगर इसको तात्पर्यता से बताया जाए तो आपका ये इंट्रोडक्टरी हो गया। उसके बाद आपका आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर आता है आपका दूसरे में नागरिकता, तीसरे में आता है आपका मौलिक अधिकार, चौथा होता है नीति निर्देशक तत्व। इतने की बात करते हैं। इसमें आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को बता दिया गया कि भारत में और भारत के नागरिकों में, जैसे कोई भी चीज, राज हो या लोकतंत्र हो, राजतंत्र में भी जनता की उतनी ही आवश्यकता होती है, लोकतंत्र में जितनी होती है। अंतर ये होता है राजतंत्र में राजा के अपेक्षा राजा के हिसाब से सारे कानून चलते हैं और लोकतंत्र में जनता के हिसाब से शासक होता है। बस यही बेसिक डिफरेंस है। राजतंत्र में जो राजा कह दिया वो कानून हो गया, वहां पे जनता की विशेष सुनवाई नहीं होती। राजा अच्छा है तो जनता के लिए अच्छा है, राजा अच्छा नहीं तो जनता के लिए बुरा है। जबकि लोकतंत्र में ऐसी चीज, लोकतंत्र में जनता ही सरकार को बनाती है और बदलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह बताया गया कि क्योंकि हमने बताया संविधान भारत के परिप्रेक्ष्य में बन रहा था, तो यहाँ बताया गया कि कितने संघ और राज्य क्षेत्र, क्योंकि हम बात जब करते हैं तो भारत करते हैं भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों से मिलकर
और यहाँ पे संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र मतलब संघ में संघ शासित प्रदेश भी आ जाएंगे और उसके राज्य क्षेत्र मतलब जो हमारे जितने राज्य हैं। तो यहाँ सबसे पहले भाग में यह बताया गया कि भारत में जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसमें कोई भी परिवर्तन करना हो, कोई भी नया निर्माण करना हो, नए राज्य की स्थापना करना हो, उस भूमि की पूरी बात बता दी गई। उसके बाद दूसरे में उसके नागरिक कौन हो सकते हैं। 1947 में जब मुस्लिम लीग ने विरोध करके अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर ली, 1947 के बाद मुस्लिम लीग संविधान में शामिल नहीं हुए, वो अलग पाकिस्तान बना लिए। तो उसके बाद जो लोग पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान से आए और कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान नहीं गए, यहीं रह गए। उस परिस्थिति में जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता पे क्या प्रभाव पड़ा, जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता पे क्या प्रभाव पड़ा, जो भारत से पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता पे क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे व्यक्ति जो भारत पाकिस्तान से भी, जैसे पाकिस्तान न जाके कोई ब्रिटेन चला गया, कोई अमेरिका चला गया, तो उसकी नागरिकता पे ये सारी बातें यहाँ बताई गई। उसके बाद नागरिकता में यह बताया गया कि जैसे हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दोहरी नागरिकता क्या होता है, एक तो जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका में क्या है, एक तो आप संघ की मतलब अमेरिका यूनियन, उसकी आप नागरिकता लेते हैं, दूसरे आप जिस राज्य के निवासी हैं वहां की नागरिकता लेते हैं। जबकि भारत में ऐसी बात नहीं, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में सिर्फ भारत के आप नागरिक हैं तो भारत की पृष्ठभूमि पे, भारत की भूमि पे कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं, कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई परमिशन नहीं लेना होगा। तो दूसरी चीजें यहाँ पे डिफाइन करता है, भारत के यहाँ पे भूमि के बारे में बता दिया कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, इन सब से मिलकर भारत का निर्माण हुआ। उसके बाद दूसरी बात यह कहा कि नागरिक कौन होंगे, जो भारत के रहने वाले होंगे, जो भारत की नागरिकता नहीं होंगी। दो तरीके से होता है, एक तो आप जन्म से नागरिकता दे, आपका जन्म हुआ भारत में, आप यहाँ के नागरिक होंगे। एक आप बाहर से हो, आप यहाँ की नागरिकता चाहते हो, आप नागरिकता ले सकते हो। उसकी कंडीशंस अलग अलग हैं, आप यहाँ कितने दिन पे रह रहे हो। जैसे अभी आप देखो, एक कानून के बड़ा विरोध हुआ था, कौन सा कानून था, सीए। क्या था वो, इसमें क्या था, क्या कहा गया था, इसमें यह बताया गया कि 2014 से पूर्व दो तरीके के भारत में लोग आए थे। कौन कौन, एक घुसपैठिए, रोहिंग्या नहीं गया, एक घुसपैठिया और दूसरे क्या कहते थे, शरणार्थी। दोनों का अंतर, घुसपैठिए जो है बॉर्डर से क्रॉस करके आए थे, शरणार्थी भाई हाँ किसी के घर में, ऐसे समझिए किसी घर में आप पूछ के जाएं तो आप शरणार्थी, और किसी घर में आप चोरी छुपे घुस जाएं तो आप घुसपैठिए। ये दो प्रकार के लोग भारत में आए पहले। तो यहाँ पे जो सीए में कहा गया वो यह कहा गया कि जो घुसपैठिए हैं, जैसे जो शरणार्थी होता है उसके लिए एक रजिस्टर बना होता है, रजिस्टर उसके नाम की एंट्री होती है कि कब वो भारत आया। तो यहाँ की गवर्नमेंट 2014 से पूर्व जो यहाँ पे शरण लिए उनको यहाँ की नागरिकता देने के लिए तैयार हुए कि जो यहाँ पे इतने दिनों से रह रहे हैं उन्हें हम भारत की नागरिकता दे देंगे और नागरिक होने के साथ साथ उनको बहुत से अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन इसका विरोध कौन किया, हमको लगता है यही घुसपैठिए की। घुसपैठिए मतलब जो बिना परमिशन के चले गए, जिनको कोई आज्ञा नहीं मिली, नहीं आप हमारे यहाँ, लेकिन आ गए और विरोध भी यही किए। बाद में इस पे बड़ा चर्चा हुआ कि हमारे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। तो आधार कार्ड, राशन कार्ड बना लेना शरणार्थी का आइडेंटिटी नहीं है। शरणार्थी का आइडेंटिटी उस जो रजिस्टर होता है उसको उसका नाम एंट्री होना है, वो जरूरी है। तो ये नागरिकता कानून में अभी जो संशोधन हो रहे हैं, जो चीजें हो रही है, हमेशा अपडेशन होता रहता है। एक तो जब बना उसके बाद 1955 में अमेंडमेंट हुआ, कुछ चीजें वहां पे बनाई गई। 1955 के बाद फिर अभी ये हो रहा है। तो जब समय समय पे ये जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, पहले में आपको बता दिया गया कि भारत की पृष्ठभूमि क्या है, भारत में क्या क्या क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कैसे परिवर्तन हो सकता है, वो सारा चीज आपको 1 से 4 पार्टी में बता दिया गया। दूसरे में बता दिया गया कि भारत के नागरिक कौन होंगे। इसमें यह डिफाइन कर दिया गया कि जो आ गया वो सब भारत के नागरिक नहीं है। स्पेसिफाई किया गया कि भारत के नागरिक होंगे कौन, भारत के नागरिक कौन हो सकते हैं, या तो जो भारत में जन्म लिया या भारत जो भी प्रक्रिया वहाँ पे पंजीयन द्वारा कई चीजें वहाँ दिया गया है, उन आधार पे जो नागरिक होंगे, या कोई विशेष कानून पारित होता है उसके अंतर्गत अगर कोई नागरिक होता है तो वो भारत का नागरिक होगा।
अब भारत की बात हुई तो ये भारत हुआ, ये उसके नागरिक, ये लोकतंत्र का निर्माण हो गया। क्योंकि लोकतंत्र के लिए क्या चाहिए, जमीन भी चाहिए और जनता भी चाहिए। तो यहाँ जमीन और जनता दोनों तैयार हो गए, अर्थात स्वतंत्र भारत के लिए ये दो पृष्ठभूमि हो गई। अब इसके बाद क्या चाहिए था, क्योंकि जो नागरिक होंगे, जो यहाँ के नागरिक होंगे, उनके अधिकार भी होने चाहिए। नागरिक को जो मौलिक, जैसे दो तरीके के अधिकार की हम हमेशा बात करते हैं, एक होता है मौलिक अधिकार, जहां नहीं क्लियर होगा पूछिएगा, ठीक है, और एक होता है विधिक अधिकार। दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, विधिक अधिकार क्या है, कोई भी बताए। मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर क्या है? मौलिक अधिकार को हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन विधिक अधिकार को हम त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वो मतलब विधि के मौलिक अधिकार का आप त्याग कर सकते हैं, विधिक अधिकार का नहीं सर। मौलिक अधिकार जो हमें संविधान मिलता है, विधिक अधिकार जहाँ हम पैदा होते हैं वहाँ से वो विकास मिल जाता है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा मिलता है, विधिक अधिकार जहाँ आप जन्म लेते हैं वहां से मिलता है। और कोई और कुछ विचार नहीं? रविंद्र, मौलिक अधिकार जो है मेरा, जैसे संविधान द्वारा दिया है। विधिक अधिकार ये है कि मौलिक अधिकार को हम त्याग सकते हैं, लेकिन विधिक अधिकार जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा हम उसे त्याग नहीं सकते, उसे मानना हमारा। इसका एग्जाम्पल है, मतलब जैसे अगर कोई भूख रहा है तो हमारा मौलिक अधिकार, हमारा अगर मन करे तो हम उसे बचा सकते हैं, या मतलब हमारा मन ना करे तो मुझे नहीं बता सकते हैं। लेकिन विधिक अधिकार क्या है? देखिए, हम जो पूछ रहे हैं आप उससे इधर हो गए। जैसे जो आप बता रहे हैं वो नैतिकता की बात आ गई, वो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार का, विधिक अधिकार का डिफरेंस आप बता देते हैं। मैं यहाँ मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार पूछ रहा हूँ। सबसे पहली चीज, मौलिक अधिकार होता क्या है? हमने बताया कि जन्म से, पहला चीज हम जन्म लेते हैं, हमें मौलिक अधिकार मिलता है। दूसरी बातें जब आती हैं कि यहाँ बताया गया है कि कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो भारतीय नागरिकों को मिले हैं। मौलिक अधिकार में जो अधिकार दिए हैं वो व्यक्तियों को दिए गए, मतलब नागरिकों को, प्लस बाहरी हो या कुछ ऐसे लीगल पर्सन हो जिनके कुछ कर्तव्य है, उन सबको मौलिक अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मेरा पूछने का तात्पर्य है कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार, जैसे हमने कहा ये बाई बर्थ मिलता है आपको, ठीक है, और ये बाई लॉ मिलता है। अब देखिए, जो बाई बर्थ हमें मिलता है, हमने कहा ना हम अपने अधिकार को त्याग सकते हैं अगर वह किसी का कर्तव्य न हो, क्योंकि हम किसी के विधिक कर्तव्यों से उसको मुक्त नहीं कर सकते। जो हमारा मौलिक अधिकार है ये लीगल ड्यूटी है, किसकी? राज्य की। वेरी गुड। जब राज्य की ये लीगल ड्यूटी है तो हम चाह के भी अपने मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकते, जबकि हम अपने विधिक अधिकार का त्याग कर सकते हैं। बाई लॉ मिला, जैसे मुझे प्रॉपर्टी मिली, मेरे पैतृक प्रॉपर्टी मुझे मेरे पिता दे दिए, या आपने कुछ दान में मुझे दे दिया, उस पर मेरा विधिक अधिकार हो गया। मैं उसे किसी को दे दिया, कहीं छोड़ दिया, फेंक दिया, उसको मुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन आपने कुछ हमें दिया कि ये हमारा चीज है, आप रखे रहिए, आपके उस पर लीगल राइट अभी बना है, तो क्या मैं उसे किसी को दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अब वो मेरा लीगल जो ड्यूटी है, मतलब विधिक कर्तव्य हो गया कि आपने मुझे, जैसे आप लॉकर में रखते हो अपने सामान, बैंक के लॉकर में, तो क्या बैंक का लॉकर जो बैंक मालिक हो किसी को दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसकी वो लीगल ड्यूटी है, उसने आपकी चीजों को अपनी संरक्षा प्रदान की, उसके बदले जो भी उसका एवज होगा वो लेगा, लेकिन वो किसी को दे नहीं सकता। लेकिन आप ले जाओ किसी बैंक को 1 करोड़ रुपये दान भी दे चले, या मंदिर में 1 करोड़ रुपये छोड़ चले जाओ, पुजारी चाहे किसको दे दे। तो यही है, ये मौलिक अधिकार इसलिए हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये राज्य का विधिक कर्तव्य है, और इसको हम इसलिए त्याग सकते हैं कि ये विधिक अधिकार हमारा है, हम अपने अधिकार को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बता दिया गया पृष्ठभूमि, भारत की पृष्ठभूमि, वहां बता दिया गया कि नागरिक होंगे, कैसे होंगे, कौन होगा, किसको कहाँ से मिलेगा नागरिकता, इसकी बात कर दी गई। यहाँ मौलिक अधिकार की बात की जाती है। तो मौलिक अधिकार में आपको कितने अधिकार मिले हैं? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए, 2 बातें होती हैं। एक अभी मैंने कहा व्यक्ति,
व्यक्ति किसे, व्यक्ति की परिभाषा, व्यक्ति को अंग्रेजी में पर्सन कहा जाता है। क्या है इसकी परिभाषा होगी? आज को दो भागों में बांटा जाता है, एक लीगल पर्सन, इलीगल पर्सन नहीं, नेचुरल पर्सन। इलीगल कौन पर्सन होता है? नेचुरल पर्सन। क्या अंतर है लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन? मतलब विधिक व्यक्ति और प्राकृतिक व्यक्ति, दोनों में अंतर कोई बताए? कोई भी चीज बताइए जो आपने समझ में बताइए। सिंपल टर्मिनोलॉजी है और सामान्य से। सर प्राकृतिक व्यक्ति जो यहाँ के जन्मे हैं, भारत इंडिया में, जो भारत के जन्मे वो प्राकृतिक व्यक्ति है, और जो अमेरिका में जन्मे, और सर जो जब बाहर से आए भारत में रहने के लिए। मेरा सवाल ये नहीं है, मैंने कहा, आपने कहा जो भारत, बिल्कुल सही कहा, भारत में जन्म प्राकृतिक मान भी लिया, लेकिन जो अमेरिका में जन्मे वो कौन से व्यक्ति है? वो सर आप सर कहने का मतलब बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बताइए, कोई दिक्कत नहीं। और लीगल व्यक्ति, विधिक व्यक्ति, जो सब बाहर से आके भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं, जो बाहर के आए हुए हैं और भारत में रह रहे हैं या भारत की नागरिकता ले ली है, वो विधिक व्यक्ति। और कोई नहीं, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक व्यक्ति मतलब हम जैसे, आप जैसे इंसान, जो हाड़ मांस का बना व्यक्ति हो, वो नेचुरल पर्सन होता है, प्राकृतिक व्यक्ति। विधिक व्यक्ति मतलब जिसके कुछ लीगल राइट्स हो, कुछ लीगल ड्यूटी हो। वो जरूरी नहीं कि इंसानी रूप में हो, कंपनी भी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई संस्थान, दास क्रेडिट पॉइंट जैसा कोई संस्थान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अंतर है। पर्सन सभी को कहते हैं। पर्सन मतलब ऐसा नहीं कि इंसान, पर्सन मतलब व्यक्ति जिसके अधिकार और कर्तव्य होते हों, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन लीगल और नेचुरल पर्सन का डिफरेंस यही है, ठीक है। अब मौलिक अधिकार जो है वो केवल नेचुरल पर्सन को मिला है या लीगल पर्सन को मिला है या पर्सन को मिला है? करेक्ट, पर्सन को मिला है। उसमें लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन दोनों आएंगे। क्लियर हो रहा है ना? कहीं दिक्कत नहीं। देखिए आर्टिकल्स वाइज नहीं, हमने कहा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आर्टिकल्स वाइज के बाद पहले इंट्रोडक्शन, जहां न समझ में बिल्कुल पूछिए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो संविधान समझ में आ जाएगा, संविधान बना क्यों, कैसे बना, इसका वर्कआउट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये बता दिया कि ये सभी को मिला, ठीक, सभी को मिला, सॉरी, तो सबके अधिकारों की बात की गई, सबके अधिकारों की बात की गई। यहाँ पे बताया भी गया आपको, और बताएंगे तो चर्चा होगी कि कुछ आर्टिकल्स केवल नागरिकों को दिए गए हैं, कुछ आर्टिकल्स सभी को दिए गए हैं, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके आपके अधिकारों को बचाया जा सके, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में आप उपस्थित हो सकते हैं। ये सारी व्यवस्था यहाँ दी गई। और इसके साथ साथ मैंने यह भी बताया आपको कि ये लीगल ड्यूटी है किसकी? स्टेट की, राज्य। और ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4। ये क्या है? राज्य की एथिकल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में बार बार पढ़ते हैं ना कि नीति निर्देशक तत्व को अगर लागू कर दिया जाए तो एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया जा सकता है, कर दिया जाए, अर्थात यह विधिक प्रभाव नहीं रखता। इसीलिए कहते हैं अगर यह विधिक प्रभाव रखने का मतलब कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी आर्टिकल जो अगर लागू नहीं हो रही है तो हम बाई कोर्ट उसे लागू कराएं। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वो राज्य को नैतिकता के रूप में दिया गया है कि इन अनुच्छेदों को आप धीरे धीरे लागू करें ताकि एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। अब इन चारों चीजों से ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इससे एक लोकतंत्र राज्य का निर्माण होगा। क्लियर हो गया ना? क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भूमि की बात कर दिया, इसमें जितने क्षेत्र है उसकी बात, इसमें उन लोगों की, जनता की बात कर दिया, इसमें जनता के अधिकार और राज्य के कर्तव्य की, विधिक कर्तव्य की, और यहाँ राज्य के नैतिक कर्तव्य की। एक लोकतंत्र के लिए ये सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। अब इस लोकतंत्र को संचालन में किस किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तब हम भाग 5 और भाग 6 में आते हैं। भाग 5 और भाग 6 क्या है? हाँ,
भाग 5 है संघ और भाग 6 है अब यहाँ पे संघ और राज्य मतलब कि हमने कहा कि हमारा जो भारतवर्ष है वो क्या है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब हम फेडरल नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है, संघीय राज्य नहीं है, राज्यों के संघ है। राज्यों के संघ में जैसे संघीय राज्य में होता है तो उसकी एक क्षेत्र भूमि होती है, एक विशेष स्थान होता है जहाँ से वो शासन करता है। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में कहो कि अगर पूछा जाए ये भारत का नक्शा है, ये संघ की भूमि कहाँ है, तो ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। वो पूरे राज्य को समाहित करके चलता है क्योंकि उसको सब जगह के अधिकार और कर्तव्य दिए। जब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे जहाँ केंद्र राज्य संबंध की बात आएगी तो वहाँ बताया जाता है कि वो क्या चीजें हैं जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे वैधानिक चीजों में, विधायिका में क्या चीजें हैं, प्रशासनिक चीजों में क्या है, वित्तीय चीजों में क्या है, तो वो वहाँ पे आगे डिफाइन करेगा। ठीक है, देखिए प्रक्रियात्मक है चीजें। अगर इस प्रक्रिया को आप समझ लेंगे तो कभी भी कोई सवाल आएगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हाँ समझ जाएंगे कि यहाँ से उनको जवाब देना है। संघ में देखिए आपको 5 अध्याय बात किए गए हैं। संघ में 5 अध्याय। पहला क्या है, वेरी गुड, कार्यपालिका, फिर संसद, फिर अध्यादेश, फिर न्यायपालिका, फिर लोक लेखा, महानियंत्रक परिषद। आर्टिकल की बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ आपको एक पूरा उसका विवरण दे रहे हैं कि कैसे हम चला रहे हैं चीजें। यहाँ पे हमको सारी चीजें मिल गई। यहाँ पे एक देश की स्थापना हो गई, एक लोकतंत्र की स्थापना हो गई। इस लोकतंत्र को संचालन के लिए ही संविधान का निर्माण जरूरी था क्योंकि आपको पता था जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 में, पता है ना, इसी बीच में मांग की गई थी देश को, अंग्रेजों आप भारत छोड़ो, आप भारत छोड़ोगे तो ही हम हमारे सैनिक इस युद्ध में भाग लेंगे, अन्यथा भाग नहीं लेंगे और हम विरोध करेंगे। तो ये कहानी यहीं शुरू हुई। अंग्रेजों ने पहला वही शर्त रखा कि इतना बड़ा देश आप संचालित कैसे करोगे, हम तो भारत छोड़ के चले जाएंगे। तो बाकी ये आप जान रहे हो कि कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा का गठन किया, संविधान में संविधान बनाया और जब संविधान बनाया तो वो प्रक्रियात्मक बताया गया कैसे क्या होगा। एक देश का निर्माण हुआ और देश के संचालन के लिए संघ का संचालन कैसे होगा, राज्य का संचालन कैसे होगा, उस चीजों को बताया गया। कार्यपालिका मतलब आप समझते हो क्या करता है, कार्यपालिका का कार्य क्या है? कार्यपालिका का काम क्या है? हाँ, वो तो ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो सब जानते हैं। कार्यपालिका का कार्य क्या है, कार्यपालिका करती क्या है? नहीं, जो संसद द्वारा कानून बनाया जाता है उन्हें लागू करवाने का काम करती है। कार्यपालक का काम होता है कि जो नियम है, जो लीगल कानून है, उसको लागू करा के देश को संचालित करना। ठीक है, क्लियर है? यहाँ जो कार्यपालक होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक अस्थाई होते हैं, एक अस्थाई होते हैं। क्लियर है? अस्थाई और अस्थाई आप जान रहे हो। अस्थाई कौन होता है? अस्थाई वो होता है जिनका ड्यूरेशन होता है, जैसे राज्यपाल, आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब का ड्यूरेशन है 5 वर्ष। आपका मंत्री परिषद भी कार्यपालिका में आता है, आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो भी है, ये सब कार्यपालक है। और वो जब संसद में बैठते हैं, जब विधायिका की काम करते हैं, जब विधि निर्माण काम करते हैं, तब वो विधायिका के सदस्य हो जाते हैं। क्लियर? और नीचे जो परमानेंट जिसको कहते हैं अस्थाई, वो कौन है? आपके डीएम हो गए, एडीएम हो गए, एसडीएम हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, ये सब अस्थाई। महालेखा नियंत्रक जो है वो एक विशेष सेक्टर में उसको लगाया गया। जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक, इनका जो काम है ये वित्तीय विभाग को देखने का काम है। कै का काम क्या है? वित्तीय विभाग का देखना।
वो जब हम पढ़ेंगे, आपको जब वित्तीय संबंध रहे, केंद्र राज्य का संबंध जब पढ़ेंगे, वहां पे जब इसकी बात आएगी तब वहां बताया जाएगा कि इसका मूल काम क्या है। ठीक है, तो कार्यपालिका का काम है जो विधि बने उसे लागू करवाना और उसके हिसाब से देश का संचालन करना। क्लियर है ना, कहीं कोई समस्या नहीं। और संसद का क्या काम है? विधि को बनाना। अब यहाँ पे एक बात आती है, क्या आती है कि विधि को कितने तरीके से हम बना सकते हैं। तरीके का तो मतलब समझ रहे हो आप? जैसे अनुच्छेद 368 में कहा गया संविधान संशोधन। संविधान संशोधन मतलब जो विधि अपडेट नहीं है, जो कानून बन गया 1946 से लेकर 50 के बीच में, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बीच बना, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर वो युक्त नहीं है तो उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। मतलब इस प्रक्रिया के तहत उसका व्यवस्थीकरण या उसमें पुनर्वलोकन जो भी करना हो वो कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। और अध्यादेश जारी करके, अध्यादेश लेकिन ये अल्पकालिक होता है। अध्यादेश जो होता है वो अल्पकालिक होता है, मतलब कुछ परिस्थितियों के लिए वो दिया गया है। अध्यादेश के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये बताया जाता है, यहाँ पूरा सेंटेंस हमने नहीं लिखा है, यहाँ लिखा जाएगा आपको विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, एक ये होता है। और एक अध्यादेश सदन भी जारी करता है, लेकिन उसका भी एक पैरामीटर होता है, वो कानून अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। आवश्यकता पड़ने पर उनकी व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, संसद जो है, एक तो आपका ये हो गया संसद का, वहां भी काम है 368 के तहत अमेंडमेंट होगा तो वो भी संसद करेगा। और 111 के तहत जहां पे टाइटल क्या है, विधेयकों की अनुमति। ठीक है, विधेयकों की अनुमति मतलब विधेयक लाया जाता है। 2 चीजें आप सुनेंगे, एक विधेयक, एक अधिनियम। जानते हैं विधेयक और अधिनियम? कोई जानता है? विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है? अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो ये बिल और ये एक्ट। विधेयक जो है संसद में लाया जाता है किसी भी नियम कानून को बनाने के लिए। ये एक शब्द बोल दिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये प्रस्ताव। प्रस्ताव का कोई विधिक दबाव नहीं होता, और जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विधिक रूप लेता है, वो विधान हो जाता है, वो विधि हो जाता है। ठीक है, कानून बन जाता है। और प्रस्ताव बहुत सारे आते हैं लेकिन सारे कानून नहीं बन पाते। जैसे अगर अमेंडमेंट की बात की जाए तो इस समय संविधान कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? हमको लगता है कि 106 या 7 अमेंडमेंट हो चुके हैं। लेकिन आप बिल की बात करोगे कितने लाए गए तो 118, 20, 25 ऐसे कुछ। बहुत डिफरेंस है दोनों में। अमेंडमेंट लाना और अमेंडमेंट पारित होना 2 अलग चीजें हैं। ऐसे बिल लाना, बिल बहुत आते हैं लेकिन सारे एक्ट बने, यह जरूरी नहीं है। यहाँ पे 111 में यह भी बताया गया है आपको कि राष्ट्रपति की उसमें योगदान क्या है। राष्ट्रपति, जैसे आप वो वीटो पावर सुनते होंगे, वो यही पे व्याख्या किया गया है कि राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर दिया गया है। बिल बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा योगदान संसद का होता है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति का उतना ही योगदान होता है। कितने प्रकार की वीटो पावर की बात वहां की गई? 3। कौन कौन से? वेरी गुड। अत्यांतिक, निलंबनकारी और पाकेट वीटो। अत्यांतिक लिमिट, अच्छा वीटो की बात हम यहाँ से हम अभी बात कर रहे हैं कि विधि कैसे बनाते हैं। ठीक है, वीटो की बात मान लो, एक थोड़ा सा रेफरेंस था आपको दे दिए, आगे आपको इंट्रोडक्शन कर रहे हैं एक बार। तो संसद जो है क्या करता है, एक तो विधेयक के द्वारा विधि बनाता है, एक अमेंडमेंट करके विधि बनाता है। अब यहाँ पे भी एक चीज आप जान लो, जैसे आप सुनते होंगे कि साधारण बहुमत से पारित हो गया, विशेष बहुमत से पारित हो गया, विशेष बहुमत आधे राज्यों के समर्थन से पारित हो गया। तो वहाँ भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि साधारण बहुमत से पारित नहीं होती। उसमें आता है आपका संविधान संशोधन और धन विधेयक। धन विधेयक और संविधान संशोधन इसीलिए कहा जाता है कि 368 में साधारण बहुमत की बात नहीं की गई है, क्योंकि वो साधारण बहुमत से पारित ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको आगे हम बताएंगे कि साधारण बहुमत किसको कहते हैं।
विशेष बहुमत किसको कहते हैं, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे कार्यपालिका क्या काम है, विधि जो बनी है उसे लागू कराना और देश का संचालन करना। संसद का काम है विधि बनाना। और ऐसी परिस्थिति जब संसद न हो, ऐसी परिस्थिति कब आएगी, 352 से 360 के बीच आपातकाल में, या कभी ऐसा हो सकता है कि सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव किसी कारण से अभी पेंडिंग हो गया, नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसा नियम, कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई कि संसद नहीं है सदन में, और भी संसद तरीका है, जैसे विघटन होने पे तो नहीं रहता, स्थगन होने पे भी संसद काम नहीं करता। जब स्थगन रहेगा तब भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अवसर मिल जाएगा। तो राष्ट्रपति को यहाँ भी बताया गया है विश्रांति काल में अध्यादेश, मतलब जब सदन कार्य में न हो, अर्थात विघटित हो गया हो या संसद का स्थगन चल रहा हो। संसद में आप जान ही रहे हो क्या कहता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यहाँ राष्ट्रपति की बात नहीं, यहाँ सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा है। और यहाँ पे ये आप जान ही रहो कि एक बड़ी सदन है, एक छोटी सदन है, या एक अस्थायी है, एक अस्थायी है। तो राज्यसभा का तो विघटन नहीं हो सकता, लेकिन स्थगन होता है, ठीक है। लोकसभा का स्थगन साथ साथ विघटन भी संभव है। तो ऐसी परिस्थिति जब सदन सत्र में ना हो तो संसद कोई जीओ जारी नहीं कर सकता, कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तब वो राष्ट्रपति के ऊपर चला जाता है कि अगर परिस्थिति ऐसी है कि कोई अध्यादेश या कोई कानून नहीं है उसके लिए, तो वो तत्काल के लिए कोई कानून लगाए। इसलिए मैंने कहा कि ये अध्यादेश है, ये अल्पकालिक होता है, ये रेगुलेट नहीं कर सकते कि बार बार हमको जरूरत पड़े अध्यादेश लगाएं। बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फटकार भी लगाई थी, कहा था अगर ऐसी किसी विधि की जरूरत है जिसे अध्यादेश के रूप में बार बार आप लगा रहे हो, तो क्या करो, आप उसको विधेयक लाओ और कानून के रूप में स्थापित करो। बार बार उस चीज का दुरुपयोग नहीं किया जाए। ये ऐसे समय के लिए है कि जब परिस्थिति अनुकूल न हो। अगर उन चीजों की आपको बार बार आवश्यकता पड़ती है तो आप ऐसा कार्य नहीं करो। न्यायपालिका भी आप जानते हो, किसी भी देश के संचालन, लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए इन सब की आवश्यकता है। कार्यपालिका की जितनी आवश्यकता है, विधायिका की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता न्यायपालिका की। और तीनों को स्वतंत्र भी रखा गया और कहीं कहीं जोड़ा गया है। जब इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो पता लगेगा तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा तीनों का अलग अलग कार्य क्षेत्र है और तीनों अपने कार्यों के लिए संबंधित है, अपना ही कार्य करेंगे। न्यायपालिका में हमारे देखिए, आपको यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की बात की जाती है संघ में, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अब उच्चतम न्यायालय को यहाँ पे हमारे जब मौलिक अधिकार कानून होता है तो वहाँ 32 में बताया गया कि किसी भी नागरिक के अगर मौलिक अधिकार कानून होता है तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ऐसा क्यों बताया गया, ऐसी आवश्यकता क्यों थी? प्रक्रिया क्या है हमारे? प्रक्रिया है कि अगर कोई घटना, दुर्घटना या आपके साथ कोई ऐसी बात घटता है जिसके लिए आपको न्याय चाहिए, आप लड़ नहीं सकते, तो उसकी एक प्रक्रिया है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसके तहसील न्यायालय में जाओ, आप FIR करो, FIR को फाइल होगी तहसील न्यायालय में जाएगी। आप तहसील न्यायालय से अगर नहीं पाते, संतुष्ट नहीं होते, तो आप आ जाओ जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय से संतुष्टि नहीं पाओगे तो आप सेशन कोर्ट में जाओ, सेशन कोर्ट से आप संतुष्टि नहीं पाते तो फिर हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में नहीं पाओ तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, फिर राष्ट्रपति के साथ क्षमादान तक जाओ। इतनी प्रक्रिया है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार को मौलिक रूप से हमें न मिले, हम इस प्रक्रिया में लटक जाए तो उस अधिकार का मतलब क्या है? इसीलिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, ठीक है। और न्यायालय का यह काम है कि आपके अधिकारों की रक्षा करे, संविधान की सुरक्षा करे, संविधान का ध्यान रखे और संविधान के अकॉर्डिंग देश की संचालन का ध्यान रखे। तो न्यायपालिका की बहुत बड़ा योगदान है लोकतंत्र को जिंदा रखने में। न्यायपालिका नहीं होता तो शायद कभी कभी जैसे पाकिस्तान में आप देखते हो तख्ता पलट हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं कार्यपालिका, न्यायपालिका इतना संलिप्त है कि उन चीज़ों को अलग नहीं दर्शित किया जाता। यहाँ एक चीज ऐसी आ जाती है कि जहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र अपने आप को महसूस करने लगती है। जैसे हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात, जो प्रक्रिया प्रथाओं में है वही मान्य है हमारे यहाँ।
जैसे कोलिजियम प्रथा के द्वारा है, तो वो चीज़ें एक विगत हो गई। कोलिजियम प्रथा से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, लेकिन चीफ जस्टिस के बारे में कहा गया कि जो वरिष्ठ होगा उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अब अगर हम वरिष्ठ हैं तो हमको ये नहीं है कि हम किसी नेता पनेता के जाके हाथ जोड़ेंगे कि हमको भैया चीफ जस्टिस बना दें, क्योंकि हम वरिष्ठ पे हैं तो नंबर मेरा, मैं ही बनूंगा। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी, कोलिजियम प्रथा लगाया गया था, उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के अनुसार जो विधि विशेषज्ञ है उसे चीफ जस्टिस बना सकता है। तो ऐसा प्रक्रिया बीच में ध्वस्त हुआ था, जिससे बड़ा विरोध हुआ और यह लगा कि तब न्यायपालिका अब शायद विमुक्त नहीं है राजनीतिक से, लेकिन फिर वो प्रक्रिया लागू कर दी। लागू होने के बाद क्या हुआ, जो वरिष्ठ होगा वही चीफ जस्टिस होगा। तो न्यायपालिका इसके लिए स्वच्छंद है, न्यायपालिका अपने आप अपने कार्य को करेगा, उसके ऊपर किसी का आरोपण नहीं होगा। लोक लेखा नियंत्रक महापरीक्षक की बात हम करें तो ये वित्त विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वित्तीय क्षेत्र में इसका मानक बहुत, इसका योगदान बहुत ज्यादा होता है। जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, वहाँ पे जब वित्तीय बात करेंगे तब इसकी योगदान का पूरा रूप से समझ में आएगा इसकी क्या योगदान है। ठीक है, अब भाग 6 की बात करते हैं। भाग 6 में 6 अध्याय, भाग 5 में 5 और भाग 6 में 6। पहला क्या है, इसको सिर्फ कहते हैं प्रारंभिक। पहले अध्याय में कुछ नहीं, उसको परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है। ठीक है, दूसरे में क्या है, कार्यपालिका यहाँ थी। तीसरे में विधायिका, चौथे में अध्यादेश, पांचवें में उच्च न्यायालय और छठे में अधीनस्थ। ठीक है, वो सारी बातें यहाँ भी लागू होती हैं जो केंद्र में कार्यपालिका का काम, विधि को लागू करना, राज्य को संचालित करना, विधायिका का काम विधि का निर्माण करना। ठीक है, अध्यादेश उन्हीं परिस्थितियों में जारी करना, राष्ट्रपति की अनुमति लेके या जैसी आवश्यकता हो। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य करना और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसके अधीनस्थ में रह के कार्य करना। अब इनसे एक मोटी मोटा चीज आप समझ लो। देखो, भाग 1 से भाग 6 तक, यहाँ 1 से 4 तक यह पहले 1 और 2 में बता दिया गया कि राज्य का निर्माण हो गया और वहां पे जनता कैसे आई, उसको कैसे वहां की नागरिकता मिली। फिर आगे बढ़े तो उसके अधिकार की बात की, तो जो जनता को, जो नागरिकों को अधिकार दिया गया वो राज्य का विधिक कर्तव्य करके लागू कर दिया गया ताकि उसके अधिकार की सुरक्षा हो सके। फिर यहाँ पे विधिक कर्तव्य की, किसके विधिक कर्तव्य के, राज्य के विधिक कर्तव्य की बात कर दिया। यहाँ भी यह बता दिया कि जो राज्य और संघ जो बना है हमारा देश, उनका संचालन कैसे होगा, वहाँ पे कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है वो उनकी बात कर दी गई। फिर इसके बाद जब आएगा आपका भाग 7 तो निश्चित है, कौन से संशोधन को भाग 7 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में निकाल दिया। ठीक है, अब भाग 8 भाग 9, पहले भाग 8 पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, फिर भाग 9 में हम लोग पढ़ेंगे नगर पालिका, पंचायत, ये सारी चीजें जो स्थानीय निकाय हैं उनके बारे में। 10, 11, 12 जब आप पढ़ेंगे तब वहां पे आपको वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक तीनों की व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, मतलब वहां पे केंद्र जो संघ शासित प्रदेश है उनके बारे में, राज्यों के बारे में और केंद्र की भूमिका क्या है उसके बारे में बताइए। ठीक, आज यहीं तक समाप्त किया जाए क्योंकि मेरा गला भी दर्द करने लगा, उसके बाद कल शुरू किया जाएगा। ठीक।